नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम पीजी के सेकंड सेमेस्टर टॉपिक है द मैसिडोनियन इन्वेजन एंड देयर इफ़ेक्ट्स, उस पर चर्चा करेंगे। मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया यानी कि यूनान की तरफ से या ग्रीस की तरफ से जो सिकंदर का आक्रमण होता है प्राचीन काल में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको हम एक डायग्राम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी समझ विकसित हो। इसमें हम इस डायग्राम में ए पॉइंट लिखे हैं जिसमें ये दिखाए हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम की स्थिति उस समय क्या थी, इस पर चर्चा करेंगे। बी पॉइंट में सिकंदर के आक्रमण के कारण क्या थे, सिकंदर के आक्रमण के क्या कारण थे, क्यों किया वो। तो हम देखते हैं कि भारत पर ईरानी आक्रमण जो हुआ था, इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था, जो ईरानी या पर्शियन इन्वेजन जो हुआ था उससे काफ़ी उन लोगों को ये पता चला कि भारतीय राज्य काफ़ी समृद्ध हैं और ये हकमनी साम्राज्य की समृद्धता का एक बहुत बड़ा कारण बना था। तो इससे वो लोग क्या हुए कि अट्रैक्ट हुए इस तरफ से इन्वेजन करने के लिए। सिकंदर का दूसरा कारण था कि जो व्यक्तित्व था वो उसका विश्व विजेता बनने का जो उसका स्वप्न था, ये भी एक कारण था। फिर सिकंदर का एक व्यक्तित्व ये था कि वो ज्योग्राफिकल रिसर्च करता था, प्रकृति के प्रति उसका बहुत प्रेम था, भौगोलिक अन्वेषण में वो बहुत ही रुचि रखता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सारे कॉजेज़ थे। फिर सबसे बढ़कर कि सिकंदर ने एक लगातार उसको जो जितने भी युद्ध लड़ रहा था सब में उसको लगातार सफलता मिल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जो पहले पॉइंट में हमने चर्चा किया कि भारत की पश्चिमोत्तर स्थिति। तो पश्चिमोत्तर स्थिति को देखिए, यहाँ पे मैप से हमने बताने का प्रयास किया है। जो एस से डिनोट किया है तीर का निशान, वो सिकंदर के हमले को दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए सिकंदर जो है खैबर दर्रा, यहाँ पे लिखा मैंने, खैबर दर्रे को पार करता है। और ये छोटे छोटे गोले हैं, ये बड़ा गोला है जो राजतंत्र को दिखाया है, जैसे कि तक्षशिला राज्य है, आम्भी का राज्य है, पोरस का राज्य है, ये दिखा रहा है। और छोटे छोटे गोले जो हैं वो आपको कबीले गणराज्यों को दिखा रहे हैं। इन सब की क्या विशेषता है यहाँ पे कि आंतरिक राजनीति से ये सिर्फ मतलब रखते हैं, इंटरनल बाहर देश दुनिया में क्या हो रहा है इनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब अखंडता का संकल्प इसके इन लोगों के बीच में कुछ नहीं है, ये इस चीज़ से बिल्कुल माने अवगत नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि तक्षशिला और जो आम्भी और पोरस एक संयुक्त मोर्चा नहीं स्थापित कर पाता है, जिससे ये सिकंदर के हमले को नहीं रोक पाता है। इसको हम देखते हैं एक दूसरे मैप से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि मकदूनिया के आक्रमण होते हैं, ये लाल रंग के एरो से दिखा रहा है। और हकमनी साम्राज्य ईरान को जो है वो रौंदता हुआ आगे बढ़ता है और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे पहुँचता है। और आम्भी और पोरस राज्य दोनों मिलकर कोई संयुक्त मोर्चा इसके खिलाफ मतलब कि खैबर दर्रे पे नहीं तैयार कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं घटनाक्रम कैसे कैसे बीता। तो सिकंदर के आक्रमण हुए, हकमनी साम्राज्य को ख़त्म किया सिकंदर ने। ईरान का जो हकमनी साम्राज्य है ये क्रॉस करने का मतलब है कि उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद वो उसकी सेना काबुल की तरफ पहुंची। काबुल के बाद से खैबर दर्रे में वो प्रवेश करती है। क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि खैबर दर्रे के पास कोई संयुक्त मोर्चा आम्भी और पोरस या अन्य राज्यों के मिलकर नहीं कुछ कर पाता है। और 326 ईसा पूर्व में वो भारत पहुँचता है। और फिर यहाँ पे आम्भी जो तक्षशिला का राजा है वो तुरंत सरेंडर कर देता है और सिकंदर को इससे काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती है, वो अपनी कमी को पूरा करता है झेलम नदी के किनारे। लेकिन झेलम नदी के किनारे उसकी पोरस से घनघोर लड़ाई होती है और पोरस अंतिम समय तक एक आत्मसमर्पण नहीं करता है और एक राजा की तरह लड़ाई लड़ता है, वो बिल्कुल नीडर होकर लड़ता है। इसीलिए उसकी बहादुरी की प्रशंसा सिकंदर भी करता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से भी युद्ध जीतकर आगे बढ़ता है और ब्यास नदी के तट पे पहुँचता है, जो कि भारत के प्रवेश के एकदम अंतिम सीमा है। यहाँ पे इसके पश्चिमी भाग पर सिकंदर की मिलिट्री जो है वो सरेंडर कर देती है, कहती है कि अब हम लोग बहुत दे वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब लड़ते लड़ते वो लोग थक चुके हैं। दे वर अनएबल टू अडेप्ट टू हॉट क्लाइमेट। हम देखते हैं कि जो ग्रीस मैसिडोनिया का इलाका है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ की क्लाइमेट बहुत ही मिल्ड है, बहुत ही अच्छी क्लाइमेट होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो उस क्लाइमेट में जो यूरोप के क्लाइमेट में रहा है
वो पूरी तरह से इस इलाके के क्लाइमेट में युद्ध लड़ रहा है, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहा है। और इस स्थिति में जो सिकंदर कभी किसी के सामने नहीं हारा, वो खुद भी हार जाता है। दूसरा, एक सैनिक के सामने हार जाता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि सिकंदर ने सुन रखा था कि इधर मगध का एक विशाल साम्राज्य है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इस जो आक्रमण होता है उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम का ये जो पूरा इलाका है, पूरे इलाका जो सिकंदर ने जीता था, इसको हम गवर्नर 1, गवर्नर 2, गवर्नर 3 में बांटे, क्योंकि इसने पूरे एरिया को 3 गवर्नर के हाथों में बांट दिया। ये सारे सिकंदर के विजित क्षेत्र हैं और इस प्रकार सिकंदर के क्षेत्र में ये नए क्षेत्र जुड़े। अलेक्जेंडर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड मेनी सिटीज इन दीज एरियाज। ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं हुआ। सिकंदर ने इन क्षेत्रों में बहुत सारे जो है नए नए नगरों को निर्माण किया, जैसे सिकंदरिया नाम के नगर की स्थापना किया, बुके फाल नगर की स्थापना किया। तो ये सब आपके काबुल में भी हैं। और सिकंदरिया नाम का एक शहर सिंध में, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है सिंध, वहाँ भी इसने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो दूसरे पॉइंट में इस पेज के देखिए आप लोग, एंशियंट यूरोप का एंशियंट इंडिया से क्या होता है, कांटेक्ट होता है, अंतराकर्षण इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो ये इंटरेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, ग्रीस माने यूनान मैसिडोनिया जो है, उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट होता है। इसका क्या परिणाम निकला है आपका, इसका बहुत बहुआयामी, जिसमें पहला परिणाम हम देखते हैं कि स्थल मार्ग व जल मार्ग नए नए खुल गए। देखिए सिकंदर जो है एक रहस्यमयी महासागर, भूगोल में काफ़ी वो दिलचस्पी रखता है, हम पहले पढ़ चुके हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में। इसलिए उसने पहली बार जब सिंधु के मुहाने पर देखा तो अपने बेड़े में उसका एक फ्रेंड होता है नियार्कस, उसके नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को, जो पोर्ट्स होते हैं, पता लगाने के लिए भेजा कि इसका पता लगाओ, बंदरगाहों को ढूंढो। इतिहासकार सिकंदर का जो है इस प्रकार जो है नियार्कस जो है वो डेट सहित वो काफ़ी भौगोलिक ऐतिहासिक जानकारी छोड़ गया है। साथ ही नए नए मार्ग खुलने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए हमने मैप में बताया। इन्हांस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे इम्पैक्ट इसका पड़ा ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन पे। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन जब उनका अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उसका एक्टिविटी का प्रभाव क्या पड़ेगा, व्यापारी बहुत ज़्यादा इधर से उधर सामान करेंगे, आयात निर्यात होगा। तो इन्हांस के बगल में देखिए 2 ऊपर की तरफ तीर बनाया, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और इन्हांस करता है। इस तरह से हम देखते हैं नियार्कस एक महत्वपूर्ण विवरण यहाँ पे वो लोग छोड़ गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तो हो गया भौगोलिक जानकारी के अलावा कभी सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम के इलाके में किस तरह से महिलाओं की स्थिति, गरीबी किस हद तक थी, है ना, और मवेशियों की हालत क्या थी। हम देखते हैं कि यहाँ से 2 लाख गाय बैल यूनान भेजे जाते हैं। और दस्तकारी की भी जानकारी इससे मिलती है कि जो बढ़ईगिरी थी, बढ़ईगिरी इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आयात निर्यात के लिए नाव, रथ, युद्ध में यूज होने वाले रथों का इस्तेमाल किया जाता था, जहाज़ों का, ये सब लकड़ी की बनती थी, इसीलिए लकड़ी से बनी दस्तकारी ये बहुत इम्पोर्टेंट था इस इलाके में। इसके अलावा सबसे अंतिम परिणाम जो ये निकला वो मौर्यों के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ। जब सिकंदर यहाँ से चला जाता है तो मगध सम्राट जो बहुत तेज़ी से उत्कर्ष करता है, तो पश्चिमोत्तर भाग के जो छोटे छोटे राज्य थे उसको जिस तरह से सिकंदर ने समाप्त कर दिया, वो मौर्यों के लिए वहाँ पर राज्य इस्टेब्लिश करना बहुत आसान हो गया और मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार इसके बहुत